क्लास नंबर 3 की को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। और लूसेंट में आज का टॉपिक है हमारा कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां, जिसके अंतर्गत हम आज अभिलेखों के बारे में और शासकों के बारे में और वो अभिलेख में क्या चीज संबंधित है उसकी चर्चा करेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को एक गाना सुनाते हैं जो आमिर खान का है। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करे, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो। आओ कुछ ऐसा करे मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे नसीब। ओ दिल है कि मानता नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं। तो दोस्तों आज गाना तो सुना दिए आप लोगों को, अब आइए पढ़ाई कर लेते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट है हमारा कि लूसेंट में कि पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है, या फिर भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है। देखिए इसको ऐसे याद कीजिए कि पितामह है, ठीक, और ये पुरातत्व है, पुरातत्व, पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व के पितामह, पितामह किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हम केवल कनिंघम लिख देते हैं, कनिंघम। तो ये देखिए कनिंघम, इसको याद कैसे करना है। तो देखिए ये पूरा है और पूरा है यहाँ पे, और यहाँ पे घम है। तो घाम हम लोगों को पूरा पूरा लगता है, घाम, घाम जो है हम लोगों को वो पूरा पूरा लगता है, पूरा पूरा। इसलिए पूरा से पूरा तत्व याद रखिए, और घाम लगता है तो इससे कनिंघम याद रखिए। तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो कनिंघम साहब हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव धर्म जिसको कहा जाता है, विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस
के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है वो हाथी गुम्फा नामक अभिलेख में देखने को मिलता है। तो ऐसे याद रखिए कि भारत में हम लोग क्या देखते हैं, तो हाथी को आए दिन देखते रहते हैं। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम बार चर्चा हम लोग देखते हैं हाथी गुम्फा नामक अभिलेख में। आगे चर्चा करेंगे कि हाथी गुम्फा नामक अभिलेख ये किस व्यक्ति का है या फिर किस शासक का है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है। तो सौगौरा अभिलेख है और इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग की जाने वाली खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। तो ऐसे याद रखिए कि ये देखिए दुर्भिक्ष है, दुर्भिक्ष लिख देते हैं, दुर्भिक्ष, और ये किस अभिलेख से मिलता है देखने को, तो सौगौरा अभिलेख, सौगौरा अभिलेख। तो ऐसे याद कीजिए कि दुर्भिक्ष में ये भिक्ष शब्द आ रहा है, भिक्ष को आप भिक्षा समझिए, भिक्षा, दुर्भिक्ष को आप भिक्षा समझिए। और भिक्षा आप देते हैं किसको, जो गौर है, मतलब कि गौरी है, गौरा से समझिए कि गौरी। तो गौरी माता के लिए कोई भिक्षा मांगने आता है तो आप उसको दे देते हैं कि लीजिए आप चंदा के रूप में भिक्षा लीजिए। तो दुर्भिक्ष शब्द हो गया भिक्षा से, और गौरा मतलब कि सौगौरा, और गौरी देवी की पूजा होती है तो सौगौरा, दुर्भिक्ष जो है वो सौगौरा अभिलेख से देखने को मिलता है, जिसमें खाद्यान्न से संबंधित बातें की गई है। अब नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं, क्या है हमारा कि सर्वप्रथम भारत पर होने हुए हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से देखने को मिलता है हम लोगों को। और भीतरी स्तंभ लेख बात करें तो वो स्कंदगुप्त का है। और ऐसे याद कीजिए कि हुण आक्रमण है, देखिए हुण का आक्रमण जो है वो देखने को मिलता है भीतरी स्तंभ लेख से। भीतरी स्तंभ लेख जो कि गाजीपुर के सैदपुर भीतरी नामक जिले में, अरे तहसील में। तो हुण, देखिए हुण को समझिए कि एक जीव होता है हुड़ार, जैसे कि भेड़ और गीदड़ उदड़ वगैरह होते हैं, सियार वगैरह, वैसे ही हुड़ार भी होते हैं जो कि भीतर में रहते हैं, भीतर छुपे हुए होते हैं, भीतर। तो ऐसे याद कीजिए कि हुण जो होते हैं वो उनको हुड़ार समझिए, और भीतर छुपे होते हैं तो उससे भीतरी स्तंभ लेख समझिए। तो हुणों का आक्रमण के बारे में भीतरी स्तंभ लेख हमारा बताता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या है हमारा। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। तो सती प्रथा जो है वो एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, ऐसे लिख देते हैं सती प्रथा। और सती प्रथा जो है वो एरण अभिलेख, एरण अभिलेख से देखने को मिलता है, एरण अभिलेख लिख देते हैं। तो देखिए सती प्रथा की चर्चा सर्वप्रथम एरण अभिलेख में देखने को मिलता है। इसको ऐसे याद कीजिए कि एरण में ये शब्द रण आ रहा है, और रण आ रहा है तो रण में जब कोई राजा मारा जाता था तो उसकी पत्नी जो होती थी वो सती हो जाती थी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो पत्नी को सती होना पड़ता था। एक बार और देख लीजिए आप कि
सती प्रथा का उल्लेख जो है एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। और इसको ऐसे याद कीजिए कि सती कोई कब होगा, जब रण में, यहाँ पे रण शब्द आ रहा है, रण में कोई राजा मारा जाता था तो उसकी पत्नी को सती होना पड़ता था। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और हमको जिम्मेदारी है आपको ये सब याद करवाने की। बस आपका काम है कि वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और याद ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब देखिए, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। हम लोगों से पूछा जाता है प्रश्न में कई बार कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास किस आधार पर लिखा गया है, तो अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। तो देखिए कोई भी आदमी औरत होती है तो रेशम की वो बुनती है, जब रेशम बुनकर मतलब बुनती है तो वो बहुत धीमे धीमे बुनती है, उसको हम लोग मंद मंद बोलते हैं, मंद मंद बोलते हैं। तो रेशम बुन रही है तो रेशम बुनकर और मंद मंद से बुनती है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो मंद मंद से मंदसौर हो जाएगा, मंदसौर अभिलेख। इन सब की चर्चा करेंगे कि ये सब अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है, जो कि हर बार पूछा भी जाता है। अब नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास या फिर गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है, जिसमें मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। और हम लोगों से पूछा जाता है कि मनुष्य ने अपना पहला पालतू पशु या जीव किसको बनाया था, तो कुत्ता को बनाया था। और मनुष्य के साथ मतलब कि सैया पे या फिर गर्त में जब उसको समाहित किया जाता था तो वहां पे कुत्ता को भी दफना दिया जाता था, क्योंकि कुत्ता उसका सबसे वफादार दोस्त था या फिर मित्र था। अब देखिए इसको कैसे याद करना है कि बुर्ज होम से हमारा गर्तावास का प्रमाण मिला है, बुर्ज होम से गर्तावास का प्रमाण मिला है। गर्तावास, गर्तावास का मतलब होता है गड्ढा घर, गड्ढा घर। तो देखिए बुर्ज होम है, यहाँ पे ये होम शब्द आ रहा है, ठीक, होम शब्द, होम शब्द आ रहा है। और होम में आप लोग देखते हैं कि गर्त मतलब गड्ढा खना जाता है। गड्ढा को हम लोग अपने घर के अंदर खनते हैं, गड्ढा, गड्ढा को हम लोग अपने घर के अंदर इसलिए खनते हैं क्योंकि लैट्रिन के लिए शौचालय बनवाना होता है या फिर टॉयलेट के लिए बनवाना होता है। तो होम के अंदर क्या करते हैं, तो गड्ढा खोद देते हैं हम लोग। तो होम से बुर्ज होम याद रखिए, और गड्ढा से या फिर गर्त होता है गड्ढा का मतलब, और गड्ढा घर होता है, ठीक। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। एक और इसको याद रखने का ट्रिक है कि होम है, इसको हुम समझिए, और हुम जब होता है ना, हुम जब होगा तो वहां पे गड्ढा थोड़ा सा किया जाएगा और वहां पे फिर अग्नि रखा जाएगा, और अग्नि के माध्यम से देखिए बना देते हैं क्या कि गर्त होता है। तो अग्नि के माध्यम से उस गर्त में, गड्ढे में अग्नि जलती रहती है और हुम होता रहता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो ये तो आपको याद हो गया होगा कि बुर्ज होम जो है वो गर्तावास में प्रमाण मिलता है इसका, गड्ढा घर का। और इसी बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, इसका भी प्रमाण मिला है। अब देखिए नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता था।
और इसे साहित्य में कसारपण भी कहा जाता था। तो प्राचीन सिक्का, देखिए हम लोग बचपन में थे, सिक्का ऐसे सिक्का लिख दिए क्योंकि याद करवाना है। प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता था? तो आहत कहा जाता था, आहत। जब हम लोग घर पे सिक्का पैसा वगैरह मांगते थे तो हम लोगों को पैसा नहीं मिलता था, तो हम लोगों की कितनी भावनाएं आहत हो जाती थी। मम्मी से मांगते थे या फिर पापा से मांगते थे और सिक्का नहीं मिलता था हम लोगों को, पैसा नहीं मिलता था हम लोगों को, तो हमारी भावनाएं कितनी आहत हुआ करती थी। लेकिन वो जो 2 रुपए या 10 रुपए उस समय मिलते थे, उनका कीमत हम लोग आज कितना भी रुपया दे दे अपनी माता पिता को तो हम लोग चुका नहीं सकते हैं उस चीज को। और इसी चीज को सिक्का को आहत कहा जाता है, और आहत कहा जाता है। और इसके अलावा प्राचीन साहित्य में इसको क्या कहा गया है? तो कसारपण कहा गया है, कसारपण। सिक्का को ही कसारपण कहा गया है साहित्य में। तो ये था, और आगे बिंदु की चर्चा कर देते हैं कि क्या है उसका याद करने का तरीका और क्वेश्चन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम यमन शासकों के द्वारा किया गया। तो ऐसे आप याद रखिए कि लिखने का काम आजकल ज्यादा कौन करता है? लिखने का काम, लिखने का काम आजकल युवा ज्यादा कर रहे हैं, युवा ज्यादा लोग कर रहे हैं ये सब। कि क्वेश्चन था हमारा कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? तो यमन शासकों ने किया था। और आजकल देखते हैं कि लिखने का काम लेख के रूप में कौन करता है? तो लेख के रूप में युवा तैयारी कर रहा है, तो युवा कर रहा है। तो लिखने का काम मतलब कि, तो लिखने का काम क्या है? सिक्कों पर। तो सिक्कों पर लिखता था युवा से यमन शासक, यमन शासक। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही याद किए हैं कि लिखते हैं लेख ज्यादा कौन? युवा। तो सिक्कों पर लेख लिखने का काम सर्वप्रथम युवा से यमन शासक हो जाएगा हमारा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अभिलेख और उससे संबंधित शासकों की चर्चा कर देते हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है ये पूछा जाता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल का है। और देखिए आप, हाथी गुम्फा है तो ऐसे लिख दिए कि हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक। और ये किसका है? तो कलिंग नरेश खारवेल का है। खारवेल लिख देते हैं, कलिंग नरेश बड़ा हो जाएगा, खारवेल। ऐसे याद करना है इसको। देखिए हाथी जो होती है वो बड़ा है होती है और जंगल झाड़ में रहती है और वो खरखरा के निकलती है। हाथी, हाथी खरखरा के निकलती है, खरा कर निकलती है। तो हाथी से हाथी गुम्फा अभिलेख हो जाएगा हमारा। और खरखरा के निकलती है तो खारवेल हो जाएगा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो यही था कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो कलिंग नरेश खारवेल का है। और हाथी जो है वो खरखरा के निकलती है, इसलिए हाथी गुम्फा खरखरा के निकलती है तो खारवेल हो जाएगा हमारा। कई बार डिस्कस कर रहे हैं कि आपको ज्यादा समय तक दिमाग में बैठ जाए, और सही भी बात है, ट्रू बात है, हाथी खरखरा के निकलती है। अब दूसरा चीज है हमारा कि जूनागढ़, जो गिरनार वाला जूनागढ़ है उसकी बात कर रहे हैं, गुजरात में। इसका मतलब कि ये अभिलेख किस शासक का है? तो रुद्रदामन का है। जूनागढ़, गिरनार, गिरनार जो कि गुजरात में पड़ता है।
गिरनार, ये है रुद्र दामन का, रुद्र दामन का दामन। देखिए गिरनार है तो अगर कोई गिरेगी नारी, अगर कोई गिरेगी नारी तो उसका दामन आप थाम लीजिए। ऐसे याद कीजिए कि गिरनार अभिलेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो गिरेगी कोई नारी, गिरेगी कोई नारी इससे गिरनार समझिए, और इसका दामन पकड़ लीजिए क्योंकि गिरने न पाए, तो दामन पकड़ लीजिए तो रुद्र दामन हो जाएगा। गिरनार अभिलेख किसका है, तो रुद्र दामन का है। इसको जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। तो जूनागढ़ है, जूना में शब्द आ रहा है जाने में, जान, जानू, ठीक। जूना में हम शब्द बना दिए जानू, और जानू का आप दामन पकड़ लीजिए, दामन पकड़ लीजिए इनका। तो जानू से जूनागढ़ हो गया, जानू से जूनागढ़ हो गया, और इनका दामन पकड़ लीजिए तो रुद्र दामन का ये अभिलेख है। और आइए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं कि क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको याद हो पा रहा होगा। नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि नासिक अभिलेख किसका है, तो नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बलश्री का है। और इसको ऐसे याद कीजिए कि नासिक है, नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है, गौतमी, गौतमी बलश्री। तो ऐसे याद कीजिए इसको कि नासिक है तो कोई भी आदमी जब नासा में होता है, नासिक को समझिए कि नासा, कोई भी आदमी नशा में क्या रहता है, तो गोताइल रहता है। गौतमी को गोताइल समझिए, गोताइल। तो नशा में व्यक्ति गोताइल रहता है, इससे याद रखिएगा कि नशा से नासिक अभिलेख, और गोताइल रहता है इससे गौतमी बलश्री। बस कीवर्ड पकड़ना है। एक बार और देख लीजिए कि नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री का है, और इसको याद ऐसे रखिए कि नशा में आदमी जो होता है वो गोताइल रहता है, तो नशा से नासिक अभिलेख याद रखिए, और गोताइल रहता है इससे गौतमी बलश्री याद रखिए, और पूरा का पूरा याद करा देंगे। ऐसा नहीं है कि एक को बिंदु छोड़ेंगे लुसेंट का, और जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा उसको तो छोड़ना मजबूरी है। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है, तो ये सबको पता है कि प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त का है। और हरिसेन जी थे उनके दरबारी कवि जो कि प्रयाग प्रशस्ति नामक ग्रंथ लिखे, जो संस्कृत भाषा में लिखे थे। और नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं कि एहोल अभिलेख किसका है, तो एहोल अभिलेख जो है वो पुलिकेशन द्वितीय का है। तो लिख देते हैं और लिख के याद करा देते हैं। एहोल अभिलेख किसका है, तो पुलिकेशिन द्वितीय का है, पुलिकेशिन द्वितीय। तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि एक पुली है, ठीक, एक पुली है, ये पुली, और पुली के अंदर क्या है, पुली के अंदर हम लोगों के होल है, होल, ठीक। देख सकते हैं आप कि पुलिकेशिन द्वितीय का ये होल अभिलेख है। तो पुली के अंतर्गत क्या है, तो उसके अंतर्गत आप एक होल है देख रहे हैं, होल। तो होल से ए होल, और पुली से पुलिकेशिन द्वितीय, पुलिकेशिन द्वितीय का ये होल अभिलेख है। याद तो हो ही गया होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप इतने मोटे दिमाग के हैं कि इमेज देख के भी याद न कर पाए। और नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि मंदसौर अभिलेख किसका है, तो मालवा नरेश यशोवर्मन का है,
मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख तो मालवा नरेश का है। मालवा नरेश कौन थे? यशोवर्मन। तो मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ऐसे याद कीजिए कि मंद है तो यहाँ पे मंद याद रखिए, मंद मतलब धीमे धीमे होता ही है। और मालवा है, इसको छोड़िए, जान दीजिए। मतलब मंदसौर अभिलेख है तो मालवा यशोवर्मन से संबंधित है। बस इसको याद कर लीजिएगा कि मंदसौर है, यहाँ पे मंद मंद शब्द आ रहा है, मंदसौर अभिलेख है, और यहाँ पे मालवा शब्द आ रहा है, तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बिंदु की चर्चा कर रहे हैं हम। नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि ग्वालियर अभिलेख किसका है? तो ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज का है। और ऐसे याद रखिए कि ग्वालियर में जो शब्द आ रहा है ये ग्वाला शब्द आ रहा है, ग्वाला शब्द आ रहा है। ठीक, और ग्वाला के घर क्या मिलता है? तो बढ़िया से भोज मिलता है, भोज मिलता है। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप कि ग्वालियर अभिलेख किसका है? तो ग्वालियर अभिलेख जो है वो भोज का है, प्रतिहार नरेश भोज का है, ग्वालियर नरेश। क्योंकि ग्वाला के घर भोज बढ़िया से मिलता है, इसलिए आप याद रख सकते हैं ऐसे। तो ग्वाला से ग्वालियर हो जाएगा, भोज से प्रतिहार नरेश भोज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं कि भीतरी एवं जूनागढ़ भीतरी अभिलेख किसका है? तो भीतरी अभिलेख किसका है? तो स्कंदगुप्त का है। भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त। देखिए ऐसे याद कीजिए कि भीतरी शब्द आ रहा है, इसमें भीतर छुपा हुआ है, भीतर। और जमीन के भीतर क्या उगता है? तो कंद मूल उगता है। ये कंद छुपा हुआ है, स्कंद में ये कंद छुपा हुआ है, तो कंद। ठीक, तो देखिए भीतर से भीतरी स्तंभ लेख हो जाएगा। और किस शासक का है? तो भीतर क्या होता है? कंद मूल जो होता है, तो कंद से स्कंदगुप्त आप याद रख सकते हैं। भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का है, क्योंकि भीतर में कंदमूल होता है। तो भीतरी स्तंभ लेख कंद से स्कंदगुप्त से संबंधित है। अब नेक्स्ट जो बिंदु या पॉइंट है हमारा कि हरे मायरा देवापाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। क्योंकि देखिए देवपाड़ा है, देवपाड़ा है, और विजयसेन का है, विजयसेन। तो ऐसे याद रखिए कि देव है, और यहाँ पे देखिए देव शब्द आ रहा है, और देवों की क्या होती है? हमेशा युद्ध में विजयी हो जाती है। क्योंकि देवों में देव महादेव और विष्णुदेव, कृष्णदेव मतलब कृष्ण भगवान, ये सब देव हैं। और देवों की क्या हो जाती है? तो देवों की विजयी हो जाती है। तो देवापाड़ा अभिलेख किसका है? देवापाड़ा अभिलेख जो है विजयसेन का है, क्योंकि देवों की जो है विजयी हो जाती है। तो विजयसेन आप याद रख सकते हैं, जो कि बंगाल के शासक थे। और आइए नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं। और धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं ताकि दिमाग में आपके घुसता चले। नोट में, लुसेंट के नोट में एक पॉइंट दिया हुआ है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन जो है वो इपिग्राफी कहलाता है।
क्योंकि अभिलेखों को जब कोई लिखता है तो कभी ई पीता है तो कभी ऊ पीता है। देखिए, कभी ई पी तो कभी ऊ पी, कभी ई पी तो कभी ऊ पी। अभिलेखों, अभिलेखों जब लेखों को लिखता है अभिलेखों के रूप में तो कभी ई पीता है तो कभी ऊ पीता है। अब कभी ई पी तो कभी ऊ पी, तो ईपी से ईपीग्राफी, ईपीग्राफी आप याद रख सकते हैं। अभिलेखों का अध्ययन जो है वो ईपीग्राफी कहलाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब अभिलेखों का जब अध्ययन करता है या फिर लिखता है तो कभी ईपी तो कभी ऊपी, कभी ईपी तो कभी ऊपी। तो ईपी अभिलेख हो तो ईपी से चाहे ऊपी से, ईपी से ऊपी से ईपीग्राफी, ईपीग्राफी, ईपीग्राफी ऐसे याद करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, समुद्रगुप्त क्या बजाता था ये भी पूछा जाता है। तो समुद्रगुप्त जो था वो वीणा बजाता था और इसका उल्लेख उसके सिक्कों पर देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। और हम लोगों के इतिहास में एक लोग वीणा बजाते थे जो मुगल शासक से संबंधित है, वो औरंगजेब थे। औरंगजेब जो थे वो वीणा बजाते थे, लेकिन अकबर थे वो नगाड़ा बजाते थे। तो ये सब हम आगे चर्चा करेंगे कि आगे क्या है, लेकिन अभी तो हम लोग ये चीज कर रहे हैं। तो अगला बिंदु चर्चा करते हैं हम कि अगला बिंदु जो है हमारा समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई, ये तो हो गया। सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा, स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार। तो बर्मा को हम लोग आज म्यांमार के नाम से जानते हैं। मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुई। तो ये नोट में दिया हुआ था लुसेंट के। अब देखिए आगे क्या है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली है। देखिए, उत्तर भारत की जो कला शैली है वो मंदिरों की कला शैली में नागर शैली का प्रयोग किया गया है। ऐसे आप याद रखिए कि कोई भी ये आदमी है, कोई भी ये आदमी है, ठीक, कोई भी आदमी है ये, तो जब उतार देगा अपना कपड़ा तो नंगा हो जाएगा। देखिए, उतार देगा कपड़ा अपना तो नंगा हो जाएगा, हो ही जाएगा, सही बात है, त्रिकाल सत्य है ये। तो उतार देगा कपड़ा अपना तो नंगा हो जाएगा। तो उतार देगा से उत्तर भारत, उत्तर भारत, और नंगा हो जाएगा इससे नागर शैली, नागर शैली। तो उत्तर भारत में जो मंदिरों की कला शैली है वो नागर शैली है, क्योंकि कोई भी आदमी जब अपना कपड़ा उतार देगा तो इससे उत्तर भारत हो जाएगा, और उतार देगा तो नंगा हो जाएगा, तो नंगा से हमारा नागर शैली हो जाएगा। ऐसे याद कर लेंगे आप, ठीक है ना। सही भी बात है कि उतार देगा तो नंगा हो जाएगा, और आप देख भी सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बिंदु क्या है हमारा। तो दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। देखिए, द से दक्षिण, द से दक्षिण, और द से क्या होगा, द से द्रविड़, द से द्रविड़। ऐसे याद करना है कि दक्षिण भारत में मंदिरों की जो कला शैली है वो द्रविड़ कला शैली है, क्योंकि द से दक्षिण होगा हमारा और द से द्रविड़ होगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। और एक पॉइंट है जो कि पूछा जाता है हम लोग उससे, कि उस पॉइंट की चर्चा भी कर देते हैं कि नागर शैली,
जो कि उत्तर भारत में मंदिरों में प्रचलित है, और द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रचलित है। इन दोनों शैलियों में निर्मित मंदिर को क्या कहा जाता है? तो उसको वेसर शैली कहा जाता है। वेसर शैली। अब देखिए, वेसर शैली दोनों को कहा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं नागर, और यहाँ पे लिख देते हैं ये द्रविड़ शैली, द्रविड़। तो नागर जो था वो उत्तर भारत का था, देख ही लिए आप, और द्रविड़ जो है वो दक्षिण भारत का है, और दोनों से निर्मित होकर ये बना है, दोनों से निर्मित होकर हमारा वेसर शैली बना है। इसको ऐसे याद कीजिए कि ये नागर में भी है और ये द्रविड़ में भी है, यानी कि दोनों में जा रहा है, दोनों में खा रहा है जा जाके, यानी कि बहुत बेशरम है, बेशरम है ये। तो बेशरम से वेसर शैली आप याद रख सकते हैं, वेसर शैली। देखिए एक बार और याद कराएंगे इस चीज को कि नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिश्रण को क्या कहा जाता है, जिसमें दोनों का प्रयोग होता है, तो उसको वेसर शैली कहा जाता है। और वेसर शैली मतलब कि दोनों में खा रहा है, नागर में भी खा रहा है खाना और द्रविड़ में भी दौड़ दौड़ के खाना खा रहा है, तो ये बेशरम है। बेशरम से आप बेसर याद रखिए, बेसर शैली। तो इतना डिस्कशन के बाद तो आपको याद तो होने ही चाहिए, और आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं याद होगा। अब देखिए क्या है बिंदु की नेक्स्ट की पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली के रचना शैली कहलाती है जब मंदिर का मुख 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। जब 4 सहायक मंदिरों से उस मंदिर का मुख घिरा होता है तो उसको पंचायतन शैली कहा जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण मंदिर है जो कि पूछा जाता है हम लोगों से कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो खजुराहो में स्थित है। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। और वहीं बात करें, इसमें दिया है कि लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मण मंदिर भी खजुराहो में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। और दशावतार मंदिर कहाँ है, जो कि पंचायतन शैली में निर्मित है। और हम लोगों से पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि दशावतार मंदिर कहाँ है, तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। हालांकि देवगढ़ जो है अब जिला है उत्तर प्रदेश का। मांडेश्वर मंदिर कहाँ है? तो मांडेश्वर मंदिर जो है वो महाराष्ट्र में है। अब कल आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल का टॉपिक रहेगा हमारा कि प्रागैतिहासिक काल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, क्लास को शेयर कीजिए। अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि यहाँ आपके अंदर कमी है, ताकि हम उस कमी को सुधार सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।